अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.2 में हमारा आखिरी क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि हम ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करते आ रहे हैं, तो तमाम प्रॉब्लम्स में हमने देखा कि पहले हम एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बना लेते हैं। उसके बाद वी सॉल्व द इक्वेशन बाय फाइंडिंग द रूट्स और फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन ए डे। एक इंडस्ट्री जो है वो हमें ये मालूम नहीं अभी कि कितने आर्टिकल्स, फॉर एग्जांपल अगर वो n नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में बनाती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles। एक खास मौके पे, एक खास दिन, फॉर एग्जांपल अगर आज की तारीख में हम लें कि आज के दिन में कितने आर्टिकल्स बनाए, तो उन आर्टिकल्स के हिसाब से जो कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। जितने आर्टिकल्स बने उनको अगर हम डबल करें यानी ट्वाइस, और उसके बाद 3 ऐड करें, मीन्स 3 more than twice the number of articles। 3 more than twice the number of articles, ये है cost of each article। तो इस तरह से हमने क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर हमें जितना टोटल हमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरे दिन का रहा वो ₹90 रहा, तो हमें बताने हैं कि कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना था। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सपोज करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन द पर्टिकुलर डे, ठीक है ना, बी एक्स। तो एक्स आर्टिकल्स हम मान के चलते हैं कि जैसे जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो पूरे दिन में बनाए गए वो हम एक्स लेके चलते हैं। तो इस हिसाब से कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दैट विल बी ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लस 3, मीन्स 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब जो हमें टोटल मिला, जो हमें दिन की प्रोडक्शन का जो कॉस्ट मिला, उसका मतलब क्या है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल 10 आर्टिकल्स बनाए थे और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ₹5 था, तो हमें जो टोटल प्रोडक्शन मिलेगी वो ₹50 होगी। यानी जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे उनको हमने मल्टीप्लाई किया कॉस्ट ऑफ आर्टिकल से, तभी हमें ये अमाउंट जो है ना मिल जाएगा। तो तभी हमें ये अमाउंट मिल सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, यानी x इंटू 2x प्लस 3, ये हमें क्वेश्चन के हिसाब से 90 मिलना चाहिए। यानी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये हमें 90 मिल रहा है। दैट इज द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ द डे। तो फर्दर सॉल्व करेंगे हम इस इक्वेशन को, x इंटू 2x दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 दैट इज 3x। इस 90 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाके -90 लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली जिसमें हमें a का वैल्यू 2, b का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है -90। अब देखिए अगर मैं a और c को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, a इंटू सी, सिर्फ a इंटू सी अगर मैं करूं तो -180 मिल जाएगा। 2 इंटू 9 दैट इज 18 एंड 0 180। और b को मुझे इस तरह से स्प्लिट करना है कि सम तो 3 ही मिलेगा,
लेकिन जो प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी -180। तो अगर मैं देख लूं कि 3 को मैं मुख्तलिफ तरीकों से स्प्लिट कर सकता हूं, जैसे -14 + 11 दैट इज -3, या 14 - 11 दैट इज 3। इसी तरह से 16 - 13 दैट इज 3, इस तरह से स्प्लिट कर सकता हूं। इसी तरह से 15 - 12 दैट इज 3। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं 15 × 12, 12 5s are 60, 12 1s are 12 + 6 दैट इज 18। तो 15 और 12 में अगर मैं 3 को स्प्लिट करूं तो मुझे जो है प्रोडक्ट 180 मिलता है और सम इनका या डिफरेंस दैट इज 3। तो मैं इस मिडिल टर्म को 15 और 12 में यहाँ पे स्प्लिट करने जा रहा हूं। तो इसको आप जहन में रखें कि द प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी एंड सम शुड बी इक्वल टू बी। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, 2x² -12x या +15x -12x, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, या ज्यादा आसानी रहेगी हमें अगर मैं पहले -12x लिखूं। 2x² -12x + 15x -90 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन तो यही है, सिर्फ हमने क्या किया कि 3 को हमने दो टर्म्स में, ये 3x को हमने -12x + 15x दो अलग अलग हिस्सों में यहां पे लिख लिया, ताकि मैं इन दोनों में से एक टर्म को कॉमन निकाल सकूं और इनमें से हम एक को कॉमन यहां पे निकाल सकूं। तो यहां पे मैं 2 को कॉमन लेके और x को कॉमन लेके, 2 दोनों जगहों पे मौजूद है और x भी दोनों जगहों पे मौजूद है, इन दो टर्म्स की बात हो रही। तो यहां पे अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ एक x रह जाता है हमारे, और माइनस साइन यहां पे है। 2 6s are 12 × x दैट इज 12x। तो अगर मैं 2x को यहां पे कॉमन ले लूं तो x - 6 अंदर रह जाती है हमारी टर्म। इसी तरह से यहां पे इस टर्म को भी 15 से मैं डिवाइड कर सकता हूं और इस टर्म को भी मैं 15 से डिवाइड कर सकता हूं। मींस मैं अगर यहां पे 15 को कॉमन ले लूं तो यहां पे अंदर x - 6 रह जाएगा। 15 × x दैट इज 15x, 15 × -6 दैट इज -90, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मुझे दो फैक्टर्स जो है ना वो मिल गए। कौन कौन सा, एक जो दोनों जगहों पे कॉमन ये x - 6 और दूसरी टर्म जो 2x + 15, इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 0। So these are the two factors of this equation, this quadratic equation. अब या तो ये वाली टर्म 0 के बराबर है या ये वाली टर्म 0 के बराबर है, तभी इनका जो प्रोडक्ट है 0 के बराबर हो सकता है। So either x - 6 is equal to 0 or 2x + 15 is equal to 0। इन दोनों में से एक जो है ना वो 0 के बराबर है। तो अगर मैं पहली वाले को लूं कि x - 6 0 के बराबर होगा, तब x का वैल्यू हमें क्या आएगा, x का वैल्यू +6 आ जाएगा, क्योंकि ये -6 जो है ना दूसरी तरफ ले जाके मुझे 0 + 6 दैट इज 6 बन जाएगा। और अगर मैं 2x - 15 को 0 के बराबर रखता हूं तो एक x का वैल्यू क्या आएगा, दैट विल बी -15/2। तो x का वैल्यू जब हमने x को सपोज किया था दैट वाज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सिंस द नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव सो x इक्वल्स -15/2 स्टैंड्स रिजेक्टेड हियर। x का वैल्यू -15/2 हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये नेगेटिव है, लिहाजा x का वैल्यू क्या होगा, लाजमी तौर पर x का वैल्यू जो है ना 6 होगा। तो x का वैल्यू हमने क्या लिया था, दैट वाज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन द पर्टिकुलर डे। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं, कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं एक खास मौके पे एक खास दिन में,
नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट इज 6 आर्टिकल्स। तो 6 आर्टिकल्स जो है ना प्रोड्यूस हुए हैं इस दिन पे। और दूसरा जो हमने लिया था कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, that cost was twice the number of articles plus 3, 3 more than twice the number of articles, so that will be 2 into number of articles हमें 6 मिले plus 3, so 2 6s are 12 plus 3 that is 15 means cost of each article is rupees 15। तो हर किसी आर्टिकल के का कॉस्ट जो है ना 15 रुपए है और 6 आर्टिकल्स का हमें कॉस्ट कितना मिलेगा, वो 90 रुपए हमें पूरे दिन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो एक उस खास दिन में प्रोड्यूस हुए हैं दे आर 6 इन नंबर एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दैट इज 15। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज पूरी मुकम्मल तौर पे हमने कंप्लीट की एक्सरसाइज 4.2। तो अब हम एक्सरसाइज 4.3 पे आ जाएंगे। एक्सरसाइज 4.3 में पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस पूरे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमारा पूरा यूनिट है, इस यूनिट में पूरे यूनिट में हमें सिर्फ 3 मेथड्स जो है ना वो सीखने हैं, 3 मेथड्स दैट वी हैव टू लर्न। पहला मेथड हमने सीख लिया बाय फैक्टराइजिंग द इक्वेशन। तो फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने एक इक्वेशन को सॉल्व किया। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने वहां पे रूट्स निकाले तो हमें x का वैल्यू यानी वेरिएबल का वैल्यू मिल गया। इसके ये पहला वाला मेथड था। उसके बाद जो दूसरा मेथड है दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो अभी हम करने जा रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो मैं थोड़ा समझाऊंगा पहले कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे हम करते हैं, बाद में हम इस पे आ जाएंगे। और तीसरा जो मेथड है दैट विल बी इन द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस और परहैप्स इन द सेम एक्सरसाइज वी विल बी गोइंग थ्रू दैट मेथड। वो है बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। और उस डिस्क्रिमिनेंट मेथड को हम दूसरा जो है ना बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो भी क्वाड्रेटिक फार्मूला उस नाम से भी जानते हैं। यानी बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उस मेथड को हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्यों बोलते हैं वो भी हम बाद में समझेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो हमारा दूसरा मेथड है यहाँ पे दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या होता है अगर हम देख लें कि एक जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने पहले ही सीखा था कि ये किस फॉर्म में होती है, दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सबसे पहले जो हमें स्टेप लेना पड़ता है दैट इज टू रिमूव दिस कोएफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर का हम कोएफिशिएंट खत्म करते हैं। क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक लाजमी बात ये भी होती है कि a इज नेवर इक्वल टू 0, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ा था कि कौन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो सकती है और कौन कौन सी नहीं होंगी। तो यहाँ पे लाजमी तौर पे हमें सबसे पहले a को हटाना पड़ता है। तो इसके लिए a को हटाने के लिए मुझे इस पूरे इक्वेशन को थॉरली a से डिवाइड करना पड़ता है। तो हमारी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस सी डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय a। तो पूरी इक्वेशन को मैं a से डिवाइड करता हूं ताकि मैं इस एक a को हटा सकूं। तो ये बात आपको सबसे पहले जहन नशीन करनी है कि एक a को हटाने के लिए मुझे तमाम जगहों पे a से डिवाइड करना पड़ता है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ये प्लस सी बाई ए अगर मैं दूसरी ओर ले जाऊं, चूंकि 0 बाई ए जो है ना ये 0 ही रह जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0 एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 वो हमें पता है इन्फिनिटी होता है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए। अब हम इसमें हमें जो नेक्स्ट स्टेप जो हम लेते हैं, that is the most important step in the entire this method। वो हम कैसे करते हैं एक्चुअली, क्योंकि इससे पहले अगर आपको जहन में होगा कि जब हम चेक कर रहे थे कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कौन सी नहीं है, अगर हमें कहीं पे एक फॉर्मूला मिलती थी a माइनस बी होल स्क्वायर, तो उस a माइनस बी होल स्क्वायर को अगर हम खोल लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाता है। तो यहां पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर में लाने के लिए इन तमाम टर्म्स को समेट लेते हैं, बस इतना आपको जहन में रखना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि ये जो यहां पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म्स मिली है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए, इनको मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस बी बाई 2a स्क्वायर माइनस बी बाई 2a स्क्वायर, ये मैं ऐड भी करता हूं और सब्ट्रैक्ट भी करता हूं। यहां हम अगर इस लेफ्ट साइड में ऐड करें तो राइट साइड में भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैंने यहां पे लेफ्ट साइड में ऐड किया यहां पे, तो मुझे राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा माइनस सी बाई प्लस बी डिवाइड बाई 2a होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर और दूसरी जो इक्वेशन है दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू जो है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये मिल जाता है। तो इसको भी हम समेट के a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। यानी अगर मैं इन टर्म्स को लेना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, एक्स प्लस बी बाई ए होल स्क्वायर। तो ये मुझे यहाँ पे जो है ना इसका निचोड़ मिल जाएगा। अब देखिए मैं इसको अगर खोलना चाहूं तो ये यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी डिवाइड बाई 2a है, यहाँ पे बी डिवाइड बाई 2a होल स्क्वायर प्लस 2ab मीनस 2 इंटू एक्स इंटू 2ab, b है हमारा b डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसल होके एक्स बी एक्स बाई ए ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, ये बी एक्स बाई ए हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रिवर्स करते हैं इस स्क्वायर को, जो हमने a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर को यहाँ पे खोला था, तो इन टर्म्स को हम रिवर्स करके इस फॉर्म में लिखते हैं। बाकी हमें इस मतलब कोई दुश्वारी नहीं आएगी इन चीज़ों को सॉल्व करने में। तो इस चीज़ को जहन में रख के हम आगे बढ़ेंगे, इन तमाम चीज़ों को जहन में रख के हमें आगे बढ़ना है। तो इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी हमें ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, ये इस हिसाब से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। तो डायरेक्टली अब हम पहले पार्ट पे आ जाते हैं। पहला जो पार्ट है हमारा दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फॉर कन्वीनियंस 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 3। तो जो कांस्टेंट है c, इसको मैं राइट साइड में पहले ही स्टेप में लेके जा रहा हूँ। हालांकि ये जरूरी नहीं है पहले स्टेप में लेके जाना, हम बाद में भी ले सकते हैं। तो कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको माइनस 3 मतलब के तौर पर राइट साइड में ले लिया।
अब चूंकि मुझे पहले 2 को हटाना है, आई हैव टू रिमूव दिस 2 दैट इज a, तो इसके लिए मुझे पूरी इक्वेशन को थॉरोली जो है ना डिवाइडेड बाय a करना पड़ेगा। तो यहां पे a हमारा 2 है, सो डिवाइडिंग द इक्वेशन थॉरोली बाय 2, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो मुझे इक्वेशन नई फॉर्म में क्या मिलेगी, 2x² डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मुझे जो है ना ये इस इक्वेशन, इस फॉर्म में ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, जिसके लिए, जिस मकसद के लिए एक्चुअली हमने ये 2 से डिवाइड किया था, ताकि मैं a को हटाऊं। तो इक्वेशन क्या रह जाएगी, x² माइनस 7x बाई 2 इज इक्वल टू -3/2। अब जबकि हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि b डिवाइडेड बाई 2a², इससे हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक साइड से अगर ऐड करेंगे तो दूसरे साइड से भी ऐड करना पड़ेगा। अगर एक ही साइड से ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमारा मकसद जो है ना वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 5 इज इक्वल टू 3 + 2, ये दो साइड्स हैं हमारी, ठीक है ना। अगर मैं इस 5 में 2 माइनस करूं या फॉर एग्जांपल 1 माइनस करूं, तो 5 - 1, तो ये लाजमी तौर पे 3 + 2 -1 की सूरत में हमें दूसरे साइड में मिल जाएगा। यानी अगर मैंने इस साइड से -1 किया तो इस साइड से भी -1 करना पड़ेगा। अगर मैं इस साइड से ही -1 करूं और +1 करूं, ठीक है ना, तब दूसरे साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -1 और +1 अगर मैं दोनों लेफ्ट साइड में एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाय इक्वल नंबर कर लेता हूं, तब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे चूंकि मेरे पास दो मतलब ऑप्शंस हैं, लेफ्ट साइड में ही मैं +b/2a होल स्क्वायर कर सकता हूं और -b/2a² कर सकता हूं, या फिर एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, लेकिन जो है ना वो दोनों एक ही साइंस के साथ होने चाहिए। फिर मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे x² -7/2x, ये 7/2x है यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस 7/2 × 2 2a, ठीक है ना, ये 2 × 2 मीन्स स्क्वायर करूं, यहाँ 7/4 में डायरेक्ट लिखता हूं 2a², ठीक है ना, इसका हाफ 7/2 का हाफ है 7/4 और इसके हाफ का स्क्वायर मुझे करना है। दैट विल बी इक्वल टू -3/2 माइनस प्लस 7/4 स्क्वायर। मैंने क्या किया कि दोनों साइड से मैंने ऐड किया 7/4 स्क्वायर, यहाँ पे भी 7/4 स्क्वायर, यहाँ पे भी 7/4 स्क्वायर, और ये 7/4 मुझे एक्चुअली कहाँ से मिला, ये जो b है हमारा, b डिवाइडेड बाय, यहाँ पे b हमें है 7/2, इसका अगर हम हाफ लें, ये b का मैंने हाफ लिया, तो ये 7 × 1 = 7 डिवाइडेड बाय 2 × 2 = 4, ये हाफ का, b के हाफ का स्क्वायर मुझे करना है, एक साइड में भी और दूसरे साइड में भी। तो लिहाजा आप ध्यान में रखें कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम ऐसे करते हैं ताकि हमें जो है ना एक होल स्क्वायर की सूरत में ये फार्मूला मिल जाए। तो ये किस सूरत में यहाँ पे फार्मूला आ गई, a² माइनस 2ab + b², तो b हमारा जो है ना दैट इज 7/4 और a जो है हमारा दैट इज x²। तो ये अगर मैं समेट लूं तो x - 7/4 होल स्क्वायर की सूरत में मुझे ये टर्म्स जो है ना, ये 3 टर्म्स मिल जाती है। आप इनको फिर जो है ना ये एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ये a² -2ab मीन्स -2 × x × 7/4 प्लस b² प्लस 7/4 स्क्वायर। तो इस सूरत में मिल जाएगा 2 × 1 = 2,
2 2 ज़ार 4 यानी 7/2x x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर। तो इन तमाम टर्म्स को मैं x माइनस 7/4 होल स्क्वायर के तौर पर लिख सकता हूँ। तो ये टर्म x एक साइड में हमें लेफ्ट साइड में क्या मिल रही है, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है, -3/2 प्लस ये स्क्वायर जो है ना दोनों टर्म्स पे लागू है, 7 पे भी और 4 पे भी। तो 7 7 ज़ार 49 डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ार 16। ठीक है, तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर क्या वैल्यू जो है क्या मिल रहा है मुझे, -3/2 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 16। तो अगले स्टेप पे हम जाएंगे। अब एक साइड में हमें लेफ्ट साइड में है x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे मैं स्क्वायर को खत्म नहीं कर रहा हूं, आई विल कंप्लीट द स्क्वायर टिल द एंड। ठीक है ना, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे चूंकि एलसीएम बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हम कैसे वो कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2 2 8 ज़ार 16 फिर 8 3 ज़ार -24 प्लस 49 डिवाइडेड बाय वो ऐसे मिल जाएगा। तो लिहाजा हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि एलसीएम सभी बच्चों को समझ में नहीं आता है, लिहाजा हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 16 into -3 that is -48 प्लस 49 into 2 that is 98। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 16 2 ज़ार 32। तो हमें राइट साइड में ये वैल्यू मिल रहे हैं, लेफ्ट साइड में है x माइनस 7/4 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब 98 में से 48 घटाओ तो 50 रह जाते हैं, प्लस 50 डिवाइडेड बाय 32। और इसको रिड्यूस करके हम 2 2 ज़ार 4 2 5 ज़ार 10 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12। तो 25 डिवाइडेड बाय 16 हमें मिल रहा है ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। तो लेफ्ट साइड में क्या है, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 16। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि अब ये आखिरी स्टेप होगा हमारा, ये स्क्वायर जो है ना हटाऊंगा। तो अगर हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड से जो है ना हमें अंडर रूट में रखना पड़ेगा, लेकिन ये अंडर रूट 25। तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, x माइनस 7/4, अब ये स्क्वायर के बगैर है यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। ठीक है ना, प्लस माइनस क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, ये जो 25 है ये दोनों का स्क्वायर है। 25 -5 इंटू -5 भी होता है 25, यानी -5 का भी स्क्वायर है। और इसी तरह से 16 जो है ना, 16 4 इंटू 4 भी होता है और -4 इंटू -4 भी होता है। मीन्स कि 16 -4 का भी स्क्वायर है और प्लस 4 का भी स्क्वायर है। इसी तरह से 25 जो है ना ये +5 का भी स्क्वायर है और -5 का भी स्क्वायर है। लिहाजा मुझे जो है ना टर्म मिल जाएगी, दैट विल बी either +5/4 और -5/4। तो x का वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे लेना होगा, x विल बी इक्वल टू ये -7/4 मैं अगर दूसरे साइड में ले जाता हूँ तो दैट विल बी +7/4 और साथ में क्या है प्लस माइनस 5/4, यानी ये +5/4 भी हो सकता है और -5/4 भी हो सकता है। लिहाजा हमें जो आउटकम्स जो है ना वो दो यहाँ पे आउटकम्स मिल सकते हैं। मीन्स either x will be equal to 7/4 plus 5/4 और x will be equal to 7/4 minus 5/4। प्लस माइनस का मतलब यही होता है कि ये +5/4 भी हो सकता है, ये -5/4 भी हो सकता है। तो ये 5/4 हमें कहाँ से मिला, अंडर रूट जब हमने स्क्वायर रूट किया किसका, 25 का और 16 का। 25 का स्क्वायर रूट जो है ना दैट इज 5 एंड 16 का स्क्वायर रूट दैट इज 4। तो ये हमें दो टर्म्स वहां से मिल गई।
तो अगर हम प्लस वाले फॉर्म में लें तो x विल बी इक्वल टू, तो 4 यहाँ पे कॉमन, चूंकि डिनोमिनेटर्स कॉमन है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, दैट विल बी 7 + 5/4, और x का जो नेक्स्ट दूसरा वैल्यू है दैट विल बी 7 - 5 / 4। इस हिसाब से x का वैल्यू 7 + 5 दैट इज 12/4, और इस हिसाब से x का वैल्यू 7 - 5 दैट इज 2/4। तो ये हमें दो वैल्यूज यहाँ पे x के मिल गए। फर्स्ट वैल्यू इज 12/4 दैट इज 3, x इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू 2 1s are 2 2 2s are 4 दैट इज 1/2। तो ये यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिले x के, so either x is equal to 3 or x is equal to 1/2. So these are the two values of x, values of variable x that we have got by using the method of completing the square in finding out the solution of the quadratic equation.